हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं लास्ट टाइम मैथ्स में जो पटवारी है ना, उसके क्वेश्चन पेपर्स करवा रही थी जो कि 2019 का था। उसमें मैं 48 तक आप सभी को क्वेश्चंस करवा चुकी थी। उसके आगे के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं फ्रेंड्स, उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे राज्य के राजस्व मंत्री के द्वारा 804 पटवारी के जो पोस्ट है उसके लिए घोषणा कर दी गई है, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। तो घोषणा हो गई है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि इस पर इतना पोस्ट आना ही है। ठीक है, ये कंफर्म है कि 804 पोस्ट आएगा ही, इसलिए आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। मैं लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी तो उसमें किसी बच्चे का कमेंट आया था कि जो जैसा कि मैं मंडी इच्छा करके आप सभी को बोली थी और बनाई थी, तो उसमें कि एग्ज़ाम का तो पता ही नहीं है, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का डेट जो है वो एकदम सडनली देगा। अगर आप सभी बहुत पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपके बड़े भैया वगैरह कर रहे होंगे, तो 2017 में इतने कंटिन्यू एग्ज़ाम हुए थे, बहुत ही ज़्यादा, एक के बाद एक आरआई, पटवारी, अमीन वगैरह, फूड इंस्पेक्टर, एकदम कंटिन्यू एग्ज़ाम हुआ था। और उस समय किसी को टाइम भी नहीं था कि किसका प्रिपरेशन करे किसका नहीं करे, है ना। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि ऐसा ही एग्ज़ाम अब भी होने वाला है। अब जो समय जो है ठीक हो गया है, तो अब जो एग्ज़ाम्स वगैरह जैसे ही व्यापम लेना स्टार्ट करेगा तो एक के बाद एक और सिर्फ केवल 1 हफ्ते का समय देता है। ठीक है, मीन्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो केवल 1 वीक के अंदर होता है। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें ऐसा ही हुआ था, 1 हफ्ते पहले आ रही, फिर पटवारी, फिर अमीन, इस प्रकार से एग्ज़ाम्स हुए थे। तो आप लोगों को भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। ये कोई अगर आपको कोई बता रहा है कि आप लोग की तैयारी करिए तो उनसे ये मत पूछिए कि एग्ज़ाम का तो पता ही नहीं है, मतलब ये मत बोलिए कि एग्ज़ाम का तो पता ही नहीं है इस प्रकार से, क्योंकि एग्ज़ाम सडनली होगा। और देखिए, जैसा कि मंडी इच्छा के लिए भी पहले से ही बोल दिया गया है कि उसका बहुत ही जल्दी से होगा करके पेपर में आया था, जुलाई में होगा करके, लेकिन जुलाई में जैसा कि कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि 20 जुलाई को कैबिनेट के बैठक के बाद जो व्यापम है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिया है, तो कभी भी आप सभी का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसके बाद आप सभी को मौका जो है वो नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप तैयारी नहीं कर रहेंगे तो आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर विक्रय मूल्य का 20% है बोला गया है, जो क्रय मूल्य है। तो मान लेते हैं विक्रय मूल्य जो है वो x है। ठीक है, तब x का 20% क्या होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को मान लेती हूँ मैं y। ध्यान से सुनेंगे, विक्रय मूल्य को मानी हूँ x और क्रय मूल्य को मानी हूँ y। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 20% है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंटेज है ये निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान से सुन लीजिए। विक्रय मूल्य मीन्स ये जो x है जो मैं मानी हूँ विक्रय मूल्य, ये इस y का कितना परसेंटेज है ये मुझे निकालना है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी जैसा कि 20% है तो 20 से अगर मैं 100 को काटती हूँ तो 20 पंचे 100, तो x/5 मिल रहा है मुझे फाइनली, है ना, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। और ये y है क्रय मूल्य और ये क्या है, x विक्रय मूल्य है। तो मैं क्या करती हूँ, जो क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है उसका रेशियो निकाल लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ अगर मुझे रेशियो चाहिए तो मैं इस x को यहाँ पर नीचे ले आऊँगी। ठीक है, तो इसको जब मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगी नीचे में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। तो ये यहाँ पर हो गया 1/5। तो इस प्रकार मुझे रेशियो मिल गया किसका, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो अभी बहुत ही ईजी हो गया। देखिए, कभी भी रेशियो मिलता है तो हमारे लिए सॉल्व करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखिए, हो सकता है यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको हटा करके और अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर बहुत ही स्पेस है। देखिए, इस प्रकार से हमें मिला हुआ है, ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। ठीक है,
और यहाँ पर मिला है 1/5। तो कभी भी रेशियो में दिया रहता है फ्रेंड्स तो हम उसी को ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर रेशियो के हिसाब से जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। किसके बराबर है, 5 के बराबर है। कभी भी रेशियो में रहता है तो हमें ऐसे ही मानना होता है। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंटेज है वो निकालो। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, 5 है। तो कभी भी जिसका परसेंट मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसा कि हर बार आपको बताती हूँ मैं कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, क्रय मूल्य के। किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के। यही पूछा है ना कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के कितने परसेंटेज है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसको हमेशा नीचे में लिखते हैं, ठीक है, 1 को नीचे में लिख देंगे। और जिसका निकालना है मीन्स जिसको निकालना है कि ये किसका कितना परसेंटेज है, जैसे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य को निकालना है कि ये क्रय मूल्य का कितना परसेंटेज है, तो उसको लिखते हैं ऊपर में, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे में, और जिसका मतलब जिसको निकालना है कि ये इसका कितना परसेंटेज है उसको ऊपर में लिखते हैं और 100 से इंटू कर देते हैं। तो देखिए 1 तो 1 ही है ना, 1 से किसी को भी डिवाइड करो उतना ही आता है। तो यहाँ पर 100 और 5 का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, 500। तो इस प्रकार 500% है जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 500% है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई साधारण ब्याज कोई धन है ना, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। क्या बोला गया है, कोई धन जो है वो साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यहाँ 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। देखिए मान लेते हैं कि वो धन जो है वो एक्स है। क्या है, जो धन है वो एक्स है। अब बोला जा रहा है कि 10 वर्ष में वो 2 गुना हो जाता है, मतलब 2x हो जाता है। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब है कि वो 2x हो जाता है। तो 10 वर्ष में ब्याज कितना हुआ फ्रेंड्स, है ना, ध्यान से समझेंगे, बस यही चीज़ आपको समझना है। बाकी तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसका जो फॉर्मूला है मूलधन गुणित धन गुणित समय, उससे ये निकल जाएगा। लेकिन आपको बस यही समझना है। देखिए धन को मैं मान ली x, अब बोला जा रहा है कि 10 वर्ष में वो 2 गुना हो गया, मतलब 2x हो गया। तो 10 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, ये जो है वो मिश्र धन हुआ, है ना, 2 गुना हो गया, मतलब जो साधारण ब्याज है और जो मूलधन है उसको जोड़ करके ही तो हुआ होगा ना। तो ये क्या बताया गया है, 2 गुना वाला ये मिश्र धन है, ठीक है। तो मुझे ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देती हूँ। तो ब्याज कितना निकला, x। कितना निकला, x मीन्स 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, x है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, अब ब्याज इज इक्वल टू मूलधन x मानी हूँ मैं, गुणित दर, तो दर तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो r लिख देते हैं, गुणित समय बटा 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इस 10 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, है ना। तो इधर क्या बचा है, r। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बचा है सिर्फ r, और इधर इसको ट्रांसफ़र करें तो ये हो गया 10। मीन्स मुझे रेट कितना मिला, 10, ठीक है। मीन्स ये जो साधारण ब्याज की दर है वो है 10%। कितना है, 10%। अब हमें क्या पूछा गया है कि ये कितने वर्षों में यहाँ 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यहाँ 4 गुना हो जाएगा। तो अब मुझे रेट पता चल गया, अब मैं इसको ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखिए मान लेते हैं कि x वर्षों में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए मूलधन तो x ही रहेगा, दर कितना हो जाएगा 10, और जो समय है ना, उसको हमें अभी यहाँ निकालना है कितने वर्षों में, तो इसको ले लेते हैं n डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर ब्याज क्या होगा, देखिए क्या बोला जा रहा है, कितने वर्षों में यहाँ 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन में x मानी हूँ, अब 4 गुना हो जाएगा, है ना, कहने का मतलब है 4x हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो 4x है वो मिश्र धन है, तो फिर से मैं इसमें मूलधन x को घटा दूंगी तो साधारण ब्याज निकल जाएगा 3x। कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। n वर्षों में कितना होगा, 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जो समय है वो निकल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस x से ये वाला x कैंसिल, ये 10 इधर जाएगा तो 3 × 10 होगा, ठीक है, 3 × 10। तो इन दोनों के इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। कितना होगा, ऑप्शन बी, 30, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है।
तो ये भी ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है, तो 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, दर नहीं दिया गया है, उसमें एक धनराशि है 500 रुपये, वो 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए जो राशि 500 की है, ठीक है, वो 6 वर्ष में दोगुनी होती है, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये दोगुनी हो गई तो 1000 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, यही तो बोल रहे हैं ना कि 6 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, तो हमें 24 वर्ष में बताना है। तो 6 वर्ष में दोगुना हो गया तो ये 1000 हो गया। अब फिर से 6 वर्ष बाद देखते हैं, तो ये देखिए 6 में 6 ऐड करूँगी तो 12 वर्ष हो गया, तो फिर से दोगुना होगा, मीन्स ये 2000 हो जाएगा। उसके बाद फिर से बोला जा रहा है 24 वर्ष तक हमको लेना है, तो फिर से 6 ऐड करूँगी तो 18 वर्ष हो गया, तो ये फिर से दोगुना होगा तो ये 4000 हो गया। उसके बाद देखिए अब लास्ट में फिर से 6 वर्ष करेंगे तो ये 24 वर्ष हो जाएगा, तो अब ये फिर से दोगुना हो जाएगा 8000। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो। और पहली बार देखेंगे तो शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर 6 वर्ष में ये दोगुनी हो जाती है ना। तो 500 था तो 6 वर्ष में 1000 हो गया, फिर से 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, फिर उसके 6 वर्ष में 4000 हो जाएगा, फिर उसके 6 वर्ष में 8000 हो जाएगा, और इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 8000। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कभी भी रेखा मतलब जो ज्योमेट्री है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सरल रेखा ही पढ़ते हैं, तो इसमें यही वाला जो पार्ट है वो पहले पढ़ते होंगे, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यही सबसे पहले पढ़ते। तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, यहाँ पर डायग्राम से ही सब कुछ बनना है। देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं यहाँ बाजू में भी बनाती हूँ, है ना। देखिए ऐसे लाइन है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, और ये ऐसे पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ऐसे किया गया। तो पहले ना मैं इसको नहीं कर रही हूँ कुछ भी, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए ये देखो यहाँ पर है, देखिए ये जो है ये ऐसा है ना, यहाँ पर 130 दिया हुआ है, यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है इसमें, जो आप पढ़ेंगे कभी भी कि दो सरल रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। क्या बोली मैं, दो सरल रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, तो उसमें से एक एंगल होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर आप सभी मेरा क्वेश्चंस को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो मैं इस प्रकार के जो कोण वगैरह वाले और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, है ना। तो उसमें बता चुकी हूँ मैं शीर्षाभिमुख कोण। तो एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, जैसे कि ये जो है वो क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। मीन्स जैसे कि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये जो दो सरल रेखाओं को अगर कभी भी कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही होता है संगत कोण। क्या होता है संगत कोण, तो देखिए संगत कोण को भी समझा देती हूँ मैं अलग से। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये कोण, इसको अलग कलर के पेन से लेती हूँ, ये कोण और ये कोण, ये संगत कोण कहलाते हैं। ये कोण ये संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा 130। जैसे कि यहाँ पर 120 है तो ये भी क्या हो जाएगा 120,
समझ में आया आप सभी को? हाँ, तो इसी से ही ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना है, इसलिए मैं आप सभी को बताई हूँ। इसके अलावा एक और बात बता देती हूँ, जैसे कि ये सरल रेखा है ना, देखो ये क्या है जी, ये सरल रेखा है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि सरल रेखा पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब ये जो टोटल है ये 130 है, तो ये मिला करके टोटल क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, है ना। किसकी बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए ये जो टोटल है ना ये होता है 180, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 130 दिया हुआ है इतने की वैल्यू, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना हो जाएगा 50 होगा कि नहीं। हाँ, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, बस 2 मिनट का काम है ये, अगर आपको एंगल की जानकारी है तो। देखिए ये 130 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है। कहने का मतलब है कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये वाला, तो इसका मतलब है 130 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 65 आता है। तो ये वाला भी 65 होगा और ये वाला भी 65 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, है ना, ये हो गया 65 डिग्री। अब ऐसे ही देखिए, ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। मैं अभी आपको बताई हूँ ये संगत कोण है। अब देखिए ये जो टोटल है ना, ये टोटल ये कितना हो जाएगा फिर 50 डिग्री हो जाएगा। अभी बताइए मैं क्यों होगा, क्योंकि ये टोटल कितना बनता है ऐसे पूरा मिलाते सरल रेखा के ऊपर तो ये 180 डिग्री होता है। लेकिन अभी मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू पता है 130 डिग्री, तो अगर ये टोटल कितना होता है 180, तो मुझे सिर्फ ये वाले की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 180 से अगर 130 घटा दूंगी तो मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना मिलेगा 50 डिग्री, ठीक है। कितना मिलेगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार देखिए ये हो गया आपका 65, है ना। अब ये टोटल हो गया आपका 50। लेकिन देखिए जो डायग्राम है उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है उसको भी ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, टी और टी करके, ठीक है। कैसे, टी और टी करके। तो इस प्रकार से ये जो एंगल रहेगा वो 50 का आधा होगा, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। कितना हो जाएगा 25 डिग्री, और ये हो जाएगा 65। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 65 है, ये 25 है, तो 65 और 25 को ऐड करिए। तो देखिए 5 5 10, तो ये 0 हो गया। यहाँ से ले करूँगी तो ये कितना हो गया 90 हो गया। तो ये दोनों मिला के 90 हो गया, तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 है और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब ये 2 मिलाकर 90 है तो जो बचेगा वो तो 90 ही होगा ना, 90 ही बचेगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब 2 कोनों का योग 90 डिग्री हो गया तो जो बचा है वो तो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि 180 का आधा क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए इसके जस्ट सामने है ए, मतलब ए और ये जो 90 डिग्री है ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 90 डिग्री। ए का मान क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए सेकेंड वाला। अब देखिए यहाँ ये 120 डिग्री है कि नहीं 120 डिग्री। तो ये भी क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। और जब ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो बचा वाला हिस्सा है वो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल कितना है, ये टोटल जो है वो 180 डिग्री है। क्या है 180 डिग्री, ये टोटल जो है 180 डिग्री है, ठीक है। ये टोटल क्या है 180 डिग्री है। लेकिन ये वाला जो आधा है वो 120 डिग्री है, तो मुझे सिर्फ इतने का मान चाहिए इस साइड वाले का। तो इसको निकालने के 180 डिग्री में से मैं 120 डिग्री घटा दूंगी तो कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो टोटल है वो है 60 डिग्री। अब देखिए ये जो 60 डिग्री है यहाँ पर भी देखेंगे आप सभी कि ये जेड और जेड में डिवाइडेड है, मतलब आधे आधे भाग में डिवाइडेड है। ये भी ये जो लेखा है ना वो 60 डिग्री को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, ये 30 और ये 30। तो अब मुझे क्या पता चला कि ये क्या है 30 है, ठीक है।
अब देखिए ये भी टी है, ये भी टी है, ये 25 था तो ये नीचे वाला भी 25 डिग्री ही है। तो ये 30 है, ये 25 है और ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो 30 और 25 का एडिशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। अब ये ट्रायंगल बना रहा है तो टोटल एडिशन कितना है 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से मैं 55 घटा दूंगी। तो चलिए घटाते हैं तो कितना आता है, इसमें से हाथ से लेते हैं, ये 7 हो गया। तो ये 10 में से 5 घटाऊंगी तो 5 आएगा, 7 में से 2 घटाऊँ, 7 में से 5 घटाऊंगी तो 2 आएगा और 1 तो ये 1, ठीक है। तो 125 आ गया। कितना 125, जो बचा है वो 125 है और जो बचा है वो क्या है, बी है। क्या है, बी है, ठीक है। तो ये हो गया 125 और ये 90। इन दोनों का एडिशन निकालना है। ए क्या निकला था 90 और बी क्या निकला 125। तो 8 करते हैं तो ये 5 हो गया, 9 और 2 11, 1 हासिल है 1 तो 2। तो ये किसका वैल्यू कितना आया 215। क्या आया 215। तो इसका आंसर है 215। अच्छा इसका ऑप्शन मैं नहीं ले पाई हूँ है ना, लेकिन इसका जो ऑप्शन है उसमें 215 था। इसका आंसर होगा 215 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप सभी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। ये वाला भी देखिए, ए बी इज इक्वल टू 18.2 सेंटीमीटर तथा डी ई इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो यदि त्रिभुज डी ई एफ के परिमाप जो है 50 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, देखिए जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, दो समरूप त्रिभुजों का जो संगत भुजाएं हैं उसका जो अनुपात है उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोली मैं, अगर कोई त्रिभुज जो है आपस में समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वही अनुपात होता है उनके संगत परिमाप का। सिंपल है। तो देखिए भुजाएं तो दी हुई है, तो देखिए ए बी की भुजा दी हुई है 18.2 और डी दिया हुआ है 13। तो कुछ नहीं, सेम टू ऐसी जैसे कि डी लिखी हूँ ना, तो यहाँ पर डी वाला त्रिभुज का 6 परिमाप आ जाएगा नीचे। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करती हूँ ना मैं, देखिए ऐसा होगा ए बी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है, इज इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ठीक है, परिमाप डिवाइडेड बाय त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, ठीक है, यही होगा। तो देखिए डी एफ का परिमाप दिया हुआ है, आपको ए बी सी का परिमाप निकालना है। तो चलिए इसका मान रख देते हैं। तो ए बी वाले की वैल्यू है 18.2, डी वाले का है 13 और इधर देखिए ए बी सी का तो निकालना है, तो इसको मैं एक्स मान लेती हूँ और डी का दिया हुआ है 50। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको 18.2 को मैं काटती हूँ तो 13 एकम 13, क्या होगा 13 एकम 13, है ना। तो देखिए 18 में से अगर मैं 13 घटाती हूँ तो कितना आ जाएगा 5, तो 5.2 आया, है ना। तो 13 पंचे 13 चौक 52 होता है। क्या होता है 13 चौक 52, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। आपको इतना डिवाइड करना आता होगा, ये मैं लेकर चल रही हूँ। अगर आपको मैं जो डिवाइड कर रही हूँ उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बता दूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर है 1.4 आ गया, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 50, तो इस 50 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 1.4 इंटू 50। तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक ज़ीरो है तो ये पॉइंट जो है वो हट जाएगा और ये हो जाएगा 14 और ये ज़ीरो हट गया। तो 14 पंचे 70, कितना 70। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 70 सेंटीमीटर। कितना 70 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ थ्योरम का कमाल था। आपको थ्योरम अगर याद है तो ये 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड नहीं 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। और अगर नहीं पता है तो आप कुछ भी करेंगे तो भी ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम पता होना ही चाहिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो तो दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर
कितना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जो समचतुर्भुज है, ठीक है, देखिए ये होता है ऐसे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये होते हैं विकर्ण। और आपको पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर डिवाइड करते हैं। मीन्स यहाँ पर जैसे कि एक विकर्ण की लंबाई 72 दिया हुआ है, तो मान लेती हूँ कि ये वाला विकर्ण है जो कि टोटल कितना है 72 है, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36। समझ में आया। मीन्स ये दोनों विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर भी, जिस पॉइंट पर भी, उस पॉइंट पर ये विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो हो जाएगा 36। और ये क्या है? 39 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या बोला गया देखिए, और जब भी ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं ना, तो ये लंब समद्विभाजित करते हैं। ध्यान रखेंगे, समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं, मीन्स समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री के सामने का जो एंगल है, सामने की जो भुजा है वो क्या होती है? विकर्ण होती है। क्या होती है? विकर्ण होती है। पता होना चाहिए आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए ये वाला दूसरे विकर्ण को निकालना होगा, क्योंकि विकर्णों की लंबाइयों का अंतर निकालने बोला है। तो इसके लिए मुझे पहले सेकंड विकर्ण निकालना होगा, ठीक है। देखिए ये है दूसरा वाला विकर्ण, इसकी लंबाई मुझे निकालनी है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोली, लंब समद्विभाजित करते हैं। मीन्स ये टोटल अगर x है, ये टोटल अगर x है तो ये x/2 हो जाएगा। तो मुझे ये वाला निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला निकालना है। और ये क्या है? 36 है, ये है 39। और यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस का प्रमेय, और ये है विकर्ण। तो विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये ऐसे बनेगा, तो ये लंब है, ये आधार है, और ये विकर्ण है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और अगर लंब और आधार का उतना आप सभी को कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो 39 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो देखिए जो 39 का स्क्वायर है वो कितना होता है, या तो आप सभी उसको एकदम याद कर सकते हैं, है ना, चाहे तो। और अगर आप सभी एकदम याद नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए 39 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 39 का स्क्वायर होता है 1521। क्या होता है? 1521। और जो 36 का स्क्वायर होता है वो होता है 1296। क्या होता है? 1296, ठीक है। और इसको मैं मान लेती हूँ जो बचा हुआ है निकालने को, उसको अपन x ले लेते हैं, और यहाँ पर ये x का स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि मुझे इसका मान चाहिए। तो 1521 में से 1296 घटाऊँगी, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 225। तो अब देखिए x इज़ इक्वल टू, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफ़र कर दी हूँ, तब इधर ये x इज़ इक्वल टू क्या है? 225 है। तो इस x स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए तो ये x स्क्वायर है और ये 225 है। तो 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर। किसका है? 15 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 15। कितना मिल गया? 15। तो देखिए ये जो 15 मुझे मिला है, क्या मिला है? ये जो 15 मुझे मिला है ये क्या है? आधा है ना, भुजा का आधा है। तो इसको 2 से इंटू करूँगी तो 15 दूनी 30। मीन्स दूसरा विकर्ण किसके बराबर है? 30, ठीक है। किसके बराबर है? 30 सेंटीमीटर के बराबर है। और पहला विकर्ण 72 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि दिया हुआ है। तो 72 में से मैं 30 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 42। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी फ्रेंड्स नॉलेज के बेस पर ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धातु के बने एक धनाभ का भार 500 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए धनाभ का भार कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं बोला चाहिए। यहाँ पर विमा जो बोला जा रहा है इसका मीनिंग है जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसको क्या बोला जा रहा है? विमा, है ना।
तो बोला जा रहा है कि यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर देना। 20% कर देना मीन्स L/5 कर देना। क्या कर देना? L/5, B/5, H/5। क्योंकि देखिए L का जब मैं 20% निकालती हूँ तो क्या होगा? 20×5 = 100। तो मुझे क्या मिल गया? L/5 है। तो यही बोला जा रहा है कि जो लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है, अगर उसको मैं पहले जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था मैं मान लेती हूँ कि पहले लंबाई L था, है ना, चौड़ाई जो था वो B था और ऊंचाई जो था वो H था। उसको क्या कर दे बोला जा रहा है? 20% कर दिया जाए पहले का, मीन्स L/5 कर दूँ, B/5 कर दूँ, H/5 कर दूँ, तो धनाभ का भार क्या होगा? यहाँ पर भार का मीनिंग आयतन से है। किससे है? आयतन से है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो पहले क्या था? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई मीन्स L था, B था, H था। अब क्या होगा? LBH है ना, जो है वो L/5, B/5, H/5 होगा। तो अब तीनों का इंटू करूँगी क्योंकि आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? L/5, B/5, H/5। तो तीनों का इंटू करेंगे तो L × B × H। ठीक है, तो नीचे में क्या आ जाएगा? 125। 5 × 25, 25 × 5 = 125। ठीक है, और ऊपर में क्या होगा? LBH / 125। और LBH की वैल्यू कितनी दी हुई है? 500 किलोग्राम। यही तो बोला हुआ है ना कि जो भार है वो 500 किलोग्राम। मीन्स पहले जो आयतन था वो कितना था? 500 किलोग्राम था। L × B × H, इन तीनों का गुणनफल किसके बराबर था? 500 किलोग्राम के। ठीक है, तो अब LBH की वैल्यू रख देंगे 500 किलोग्राम / 125। तो 125 से 500 को डिवाइड करोगे तो 4 kg। तो अब कितना हो जाएगा? धनाभ का भार 4 kg हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट आया हो तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।